नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, SBI के ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छा खासा कॉर्पस एक लॉन्ग टर्म के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि हम वीडियो के अंदर सीखने क्या क्या वाले हैं, यानी कि हम इसके अंदर क्या क्या स्टडी करेंगे, क्या क्या लर्निंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है उस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जिसके अंदर इन्वेस्ट करके हम एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। फंड कितना बड़ा है और कितना सेफ है इसकी बात करेंगे, और रिस्क कितना है इसके अंदर, SIP या फिर लमसम में क्या डिफरेंस होता है, और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगा, SIP या फिर लमसम, और कब कौन सी चीज़ करनी चाहिए। इन सारे बिंदुओं की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे, यानी कि ये वीडियो एक ही वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि SBI म्यूचुअल फंड्स, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाता है, ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। यानी कि यहाँ म्यूचुअल फंड SBI की बात क्यों की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये मत समझिएगा कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो है या SBI वालों ने मुझे कुछ पैसा दिया है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ बात आ रही है डिमांड की। आप लोग डिमांड करते हैं कि SBI के हमें फंड बताइए अच्छे अच्छे, तो उसके बेसिस पे हम आपको अच्छी चीज़ बताते हैं, आपको एजुकेट करने का प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य कभी भी ये नहीं होता है कि आपको मिसगाइड करके आपको गलत जगह पे पैसा लगाने की बात करी जाए। बहुत से लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाइए, बहुत स्कोप है इसके अंदर। मैं कभी नहीं प्रमोट करता, अभी तक तो नहीं किया है, क्योंकि इसके अंदर मेरे को एक कहते हैं रेगुलेशंस नहीं है, कोई किसी का नियंत्रण नहीं है इसके ऊपर। अब वही जो बंदे आज वीडियो बना रहे हैं कि 90% तक क्रैश हो सकती है क्रिप्टो करेंसी, अब हो जाए, हमें तो मतलब ही नहीं है कोई, है ना। हमें बताया मतलब है जहाँ रेगुलेशंस हैं, जहाँ पे कोई बैठा हुआ है उसको मॉनिटर करने के लिए, वहाँ पैसा लगाने का उद्देश्य रखते हैं हम लोग। हमें हर जगह पे पैसा लगाने के उद्देश्य कभी आपको रिकमेंड नहीं करते हैं। भविष्य में करेंगे जब देखी जाएगी कोई रेगुलेशन आ जाएगा तो ठीक है, फिलहाल तो नहीं करते। तो इसीलिए हम आपको सही जानकारी देने का पूरा प्रयास करते हैं, और ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप किसी रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड जो एडवाइजर होते हैं उनसे कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। ये इस वीडियो के अंदर आपको एजुकेशन तौर पर सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना, बस एडवाइस को छोड़ करके, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे SBI की बात क्यों करी जा रही है, इसीलिए करी जा रही है कि ये ऐसा SBI वन ऑफ द बेस्ट AMC है हमारे देश की, यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। अब ये फंड कितना मैनेज कर रहे हैं, ये टोटल AUM यानी कि 12.5 लाख के समथिंग, यानी 12.6 लाख करोड़ इतने का फंड मैनेज कर रहे हैं ये लोग SBI वाले, ठीक है। और यहाँ पे करोड़ों लोगों ने क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, भरोसा है, विश्वास है, इसलिए यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। तो आज का जो फंड है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि ये सेक्टर वाइज फंड है, बैंकिंग और जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं वो वाला फंड। तो इसके अंदर आपका देखेंगे सेक्टर वाइज फंड है, और सेक्टर वाइज फंड जब आ जाता है तो उसके अंदर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं, समझते हैं। तो इस अगर फंड की बात कर लेते हैं पॉइंट वाइज कि इस फंड का स्नैपशॉट क्या है, तो ये कैटेगरी कैसी है, सेक्टरल इक्विटी फंड है, यानी कि सेक्टर वाइज कैसा है, इक्विटी, शेयर मार्केट में पैसा लगता है, वो भी सेक्टर स्पेसिफिक, और सेक्टर स्पेसिफिक क्या है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब फाइनेंशियल की बात आ जाती है, बैंकिंग सेक्टर की बात आ जाती है, तो ये फंड हमारे लिए भविष्य में रिटर्न कैसे दे सकता है। देखिए, 2047 तक हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने की जो प्रॉमिस है जो गवर्नमेंट कर रही है कि हम इस प्रकार से चलते रहे तो हम बन सकते हैं और बनेंगे जरूर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे देश की तरक्की करेगा। जब देश तरक्की करेगा, कोई देश की इकोनॉमी जब ग्रो करती है, तो उसका बैंकिंग सेक्टर जितना ज़्यादा मजबूत होगा, कहते हैं ना उसकी नींव, बेस, फाउंडेशन, तो जितनी ज़्यादा फाउंडेशन मजबूत होती है देश उतना ही ज़्यादा तरक्की करता है। तो बैंकिंग सेक्टर है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, इसके भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करने के चांसेस हैं जब देश तरक्की करेगा तो इसलिए फंड ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस फंड की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने 1100 करोड़ रुपए समथिंग का क्या कर रखा है, 1100 करोड़ इसका AUM है, यानी कि आप और हम जैसे बहुत सारे लोगों ने इस फंड के अंदर पैसा लगा रखा है, तो इसका AUM कितना हो जाता है, असेट अंडर मैनेजमेंट 1100 करोड़ के समथिंग हो जाता है। और एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.72% का एक्सपेंस रेशियो है, और जो बेंचमार्क को ये फॉलो करता है उस बेंचमार्क का नाम है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज TRI, ठीक है। यानी कि हमारा ये वाला जो फंड है SBI का बैंकिंग फाइनेंशियल, वो इस वाले
बेंचमार्क को फॉलो करता है, ठीक है। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, तो यदि आप 30 दिन से पहले ही पैसा निकाल लेते हैं, आज आपने पैसा लगाया 30 दिन से पहले ही पैसा निकाल लिया, तो 0.2 यानी 0.52 नहीं 0.5% आपका एग्जिट लोड लग जाएगा। और 30 दिन के बाद आप कभी भी पैसा निकालते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, रिस्क लेवल, वेरी रिस्की, वेरी हाई रिस्क। इसका क्यों है, इसलिए है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपने देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर का जो फाइनेंशियल निफ्टी होता है ना, वो काफ़ी ऊपर नीचे होता रहता है, चाहे देश में कुछ घटनाएं घट रही हो, चाहे विदेशों में कुछ हो रहा हो। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। जब रिस्की कहीं पे आ जाता है तो आप उसके अंदर लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो आप उस रिस्क को भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। सेक्टर फंड है, लॉन्ग टर्म के लिए ही बेस्ट रहता है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की डिटेल की बात कर लेते हैं। तो देखिए इन्वेस्टमेंट डिटेल की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आप 500 रुपये महीना से आप इसके अंदर SIP कर सकते हैं। 5000 रुपये की आप लमसम कर सकते हैं, यानी कि कभी भी आपको लमसम करना है तो 5000 रुपये से आप लमसम कर सकते हैं। और मैक्सिमम लिमिट, यानी कि इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा डाल सकते हैं, आपके पास इतना है। अब SIP क्या होता है, सिंपल वर्ड में समझने का प्रयास करते हैं। हर महीना फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे मार्केट नीचे हो। आपने क्या कर दिया, आपने एक सेट कर दिया कि 500 रुपये हर महीना करना है या फिर 5000 रुपये हर महीना करना है, आपकी जो भी श्रद्धा है आपने वो सेट कर दिया। और किस तारीख को पैसा कटेगा वो भी सेट कर दिया। अब आपने सेट कर दिया कि 5 तारीख को हर महीना मेरा 5000 रुपये कटेगा और इन्वेस्ट हो जाएगा। अब उस दिन मार्केट चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, आपका पैसा पर्टिकुलर डेट पर इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए बेनिफिट क्या रहता है, SIP करने का बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका मार्केट कैसे भी चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, आप जब 5 तारीख को मार्केट हर महीना, अब ऊपर हो मार्केट नीचे हो तो कुछ पता नहीं है, तो जो भी मार्केट का प्राइस होगा उस दिन क्या होगा, आपकी SIP एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसका प्राइस NAV होती है ना, नेट असेट वैल्यू, हर दिन नई NAV आती है। तो जो भी प्राइस होगा हर किसी का एवरेज निकालेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए मार्केट टाइमिंग का स्ट्रेस नहीं रहता है, चाहे मार्केट ऊपर है चाहे मार्केट नीचे है, इसका आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहता है। सीधा बस क्या करना है, SIP को सेट करना है और इन्वेस्ट होता जाएगा आपका, ठीक है। बिगिनर के लिए बेस्ट रहता है और डिसिप्लिन मेथड है। बिगिनर के लिए अच्छा इसलिए भी रहता है क्योंकि लमसम की अभी हम बात करेंगे लमसम की, तो लमसम के लिए हमें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि कब इन्वेस्ट करना है। SIP में क्या है, कोई आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सीधा SIP कर दो, एवरेजिंग का फ़ायदा मिल जाएगा। आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना है। डिसिप्लिन मतलब कि आपको लगातार पैसा हर महीने आपका इन्वेस्ट होना चाहिए और इससे आपका डिसिप्लिन बनता भी है, ठीक है। चलिए अब लमसम क्या होता है, एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना। आप एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5000, 10,000, 50 लाख, जो भी आपका 1 करोड़, वो आपका लमसम होता है। अब इसमें आता है बेटर काम कब करता है। लमसम जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेटर कब रहता है, देखिए इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा बेटर कब रहता है। सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है जी। यहाँ निफ्टी का चार्ट है, मार्केट ऊपर नीचे होता है, ठीक है जी, ऊपर नीचे हो रहा है। तो जब मार्केट रिलेटिवली नीचे होता है, जैसे कि अगर अभी की बात करूँ, अभी कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले मार्केट यहाँ पे था, आज फिर नीचे यहाँ पे गया था, आज यहाँ चल रहा है। तो रिलेटिवली बाकी मार्केट के मुकाबले जब मार्केट नीचे होता है तब उसके अंदर इन्वेस्ट हम कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बाकी दिनों के मुकाबले जब होता है तब। और इन्वेस्टर को मार्केट की समझ होनी चाहिए। लमसम करना है तो लमसम के लिए इन्वेस्टर को मार्केट की समझ होनी चाहिए कि मार्केट बाकी दिनों के मुकाबले थोड़ा नीचे चल रहा है तो मैं यहाँ पे लमसम कर सकता हूँ, या फिर मुझे कोई एक अच्छा मौका मिला है, मार्केट में क्रैश आ गया है, मैं उस जगह पे इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट फ्यूचर में मिल सकते हैं, भविष्य में मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि और लमसम जब करते हैं तो उसके अंदर वॉलेटाइल मार्केट होता है। आज मार्केट यहाँ पर है, हो सकता है 1 वीक बाद मार्केट यहाँ पे आ जाए, तो इसका रिस्क रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर लमसम के लिए क्या जरूरी होता है, लमसम के लिए आपके पास एक्सपीरियंस, नॉलेज और पेशेंस जरूरी होता है। एक्सपीरियंस इसलिए चाहिए कि पैसा हमें कहाँ लगाना है, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए, उसके लिए सीखना पड़ेगा। और सीखना तो क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको अपने चैनल पे हर चीज़ सिखाते हैं, लमसम के बारे में भी, SIP के बारे में डिटेल में समझाते हैं कि कैसे कब क्या करना है, ठीक है। शॉर्ट में तो आपको मैंने बता ही दिया। अब SIP वर्सेस लमसम की हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए SIP बढ़िया है या फिर लमसम बढ़िया है, आप खुद डिसाइड करिए। देखिए अगर आपकी रेगुलर इनकम है,
कई सारे फंडे होते हैं, कई सारे पॉइंट्स होते हैं, उनके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो। ऐसा ही अगर आपकी रेगुलर इनकम है, मान लो आप हर महीने आपकी रेगुलर इनकम आती है, तो आपके लिए ऐसा ही भी बढ़िया है, क्योंकि हर महीना पैसा आएगा, आप पैसा लगा दोगे। अगर आपकी हर महीना इनकम ही नहीं है, आपकी रेगुलर इनकम नहीं होती है, तो हर महीना पैसा कहाँ से लाओगे लगाने के लिए? तो जब भी एक बड़ा पैसा आता है आपके पास, लगा दीजिए। जब भी पैसा आता है आपके बड़ा पैसा, लगा दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। दोनों गलत नहीं होती हैं, यानी कि दोनों ही गलत नहीं है, सिचुएशन देखनी पड़ती है। ये भी सही है एसआईपी और लमसम भी सही है, सिचुएशन क्या बन रही है, आपको सिचुएशन पर ध्यान देना है। तो सिचुएशन और इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। तो देखिए, रेगुलर इनकम के लिए एसआईपी हो गई, लमसम के लिए आपका नॉलेज अगर आपके पास है और एक साथ पैसा कहीं से आता है, तो आप लमसम कर सकते हो, ठीक है। चलिए, फंड का पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं। जब हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं, तो फंड के बारे में बात कर लेते हैं कि फंड की एक्चुअल में क्या स्टैंड करता है हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए, 97% इक्विटी एक्सपोजर है। एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का जो फंड है, इसका जो एक्सपोजर है 97%, यानी कि पैसा कहाँ पे लगा हुआ है? शेयर मार्केट के अंदर लगा हुआ है। जो इसका फंड साइज था ना, 1105 करोड़ समथिंग था, इसका पूरे का 97% पैसा कहाँ पे लगा हुआ है? इक्विटी में, यानी शेयर मार्केट में। बाकी बचा हुआ पैसा डेट के अंदर या फिर कैश इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। मेजर फैक्टर की बात कर लेते हैं, यानी फोकस कहाँ कहाँ फोकस किया हुआ है, सेक्टर वाइज है, सीधी बात है। तो प्राइवेट बैंक है, पीएसयू बैंक है, एनएफसी बैंक है और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वहाँ पैसा लगा रखा है। टोटल होल्डिंग की बात करें, टॉप होल्डिंग की बात कर लेते हैं, तो एचडीएफसी बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, फिर है उसके बाद में कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व और एसबीआई, यानी कि ये टॉप होल्डिंग की बात की जा रही है। यानी आपका पैसा अगर इन्वेस्ट होता है तो ये वाली टॉप होल्डिंग कंपनीज हैं, इनमें जाएगा। और टोटल की बात करें स्टॉक के, तो 35 to 46 इसके अंदर स्टॉक हैं। किससे रिलेटेड है? पब्लिक बैंक, पीएसयू बैंक है, प्राइवेट बैंक है, एनएफसी है और इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है जी। अब पास्ट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो पास्ट परफॉर्मेंस की हम बात करें तो पिछले एक साल से इन्होंने करीब 26% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल से 26% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल की बात करेंगे तो 22% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल की बात करेंगे तो 16% रिटर्न दिया है। और पिछले 10 साल की बात करेंगे तो 18%, और जब से फंड स्टार्ट हुआ है तो 19% का रिटर्न दिया है। और ये पास्ट का डेटा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पास्ट में इसने 18% रिटर्न दिया है तो आने वाले समय के अंदर भी 18% रिटर्न देगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है इससे अच्छा भी दे दे, हो सकता है इससे कम भी दे दे। और हमें ये चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ये ऑल टाइम के अंदर ना कोविड का टाइम भी आया था। कोविड के बाद से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने। तो हमें इस तरह से लालच में भी नहीं आना है। हमें ये मान के चलना है कि हमें 12 से 15% के बीच में रिटर्न मिल जाए ना, हमारे लिए बहुत है। आप ये 12 और 15% के बीच में जो रिटर्न होता है ना, इसको कम मत समझिएगा। 12 और 15% की कंपाउंडिंग के रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर हमें इस तरह रिटर्न मिल जाएंगे तब भी बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है, मजा ही मजा है, ठीक है ना। चलिए, और ये पास्ट के रिटर्न है, फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। फ्यूचर में रिटर्न अच्छे भी मिल सकते हैं, बेकार भी मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए, एसआईपी कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं और लमसम कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं। 12% या 14% के हिसाब से बात कर लेते हैं। देखिए, पैसा बेसिकली हमारा बनता कैसे है, तो जो भी मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, ये पास्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पर है, ठीक है ना। इसको एकदम से बोमा समझिएगा कि ये आपको रिटर्न पक्का मिल ही जाएंगे। इससे कम भी मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा ही मिल सकते हैं। आप 1000 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको यदि 14% की कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है, तो आप देखेंगे कि अगर आपने ये चीज़ 15 साल तक करी, 1000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट किया 15 साल तक, तो आप देखेंगे 1,80,000 आपके जमा हुए और आपको उसमें जो फ़ायदा मिलेगा कंपाउंडिंग का, वो कितना मिलेगा? 5,65,000 की आपकी क्या हो जाएगी? वेल्थ बन जाएगी, कॉर्पस बन जाएगा, ठीक है। कब तक? जब आप 15 साल तक लगातार 1,000 रुपये हर महीना करते रहेंगे। यही चीज़ अगर आपने 30 साल तक कर दी, तो 30 साल में देखेंगे कि आपका 1000 रुपये से एक 45 लाख तक की भी कॉर्पस बन सकती है। 45-46 लाख तक की कॉर्पस बन सकती है, अगर ये फिगर रहते हैं तो फ्यूचर में, ठीक है। 14% आपकी कंपाउंड मिलती है और लगातार आप 1000 रुपये 30 साल तक जमा करते रहते हैं, तो ये चीज़ आपके पास हो सकती है। और यही चीज़ अगर 40 कर देंगे तो आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो रहा है, ठीक है। ये सारा डिपेंड करता है कि आपको अगर ये रिटर्न मिलते रहते हैं और लगातार डिसिप्लिन के साथ में आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं मार्केट के अंदर, तब, ठीक है। लमसम की बात करते हैं। मान लीजिए आपने अगर 10,000 रुपये इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, कितना? 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया लमसम एक साथ, और उसको आप करके भूल गए। फिर मान लीजिए आपने देखा कि 15 साल बाद मेरे कितने हो जाएंगे 10,000, तो आपके करीब 71,000 रुपीज़ समथिंग हो सकते हैं। और आपने यही चीज़ अगर 30 साल कर दी, तो वही 10,000 रुपये 14% की कंपाउंडिंग के हिसाब से आपके पास 5 लाख रुपये हो सकते हैं। और वही 40 साल के अंदर 18 लाख भी हो सकते हैं, यदि आपने 10,000 रुपये एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दिए तो
ठीक है ना। तो ये पास्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस में मैंने आपको कुछ कैलकुलेशन करके दिखाई है। आप खुद से भी करके देखना चाहते हैं कि 12% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 18 के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो खुद भी आप SIP कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं ब्राउजर के अंदर और खुद भी आप R&D कर सकते हो। अगला है बिगेस्ट लर्निंग। सबसे पहली बात होती है कि हमें लर्निंग क्या मिली इस वीडियो से और हमें बेसिकली करना क्या है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आप अच्छा पैसा बना लोगे, आप 10,000 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितना 10,000 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और जो बी है वो मात्र 2,000 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि ज़्यादा कैपिटल किसकी बन जाएगी, इसकी बनेगी या फिर इसकी बनेगी। इतने डेटा पे कहना मुश्किल है कि किसकी बनेगी, लेकिन इसने इन्वेस्टमेंट किया है 10 साल के लिए, ठीक है, और इसने इन्वेस्टमेंट किया है 30 ईयर्स के लिए। अब बताओ किसकी कैपिटल ज़्यादा बनेगी, 2,000 रुपये हर महीने वाले की 30 साल तक जमा किया तो उसकी बनेगी, या फिर 10,000 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट किया 10 साल के लिए तो उसकी बनेगी। वैसे तो इसकी बनेगी, वैसे तो क्या इसी की बनेगी, लेकिन मैं आपको कैलकुलेटर करके दिखा देता हूँ ज़रा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग ना जो टाइमिंग होता है ना उसमें ध्यान नहीं दे पाते हैं। देखिए 10,000 रुपये मैं हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ 14 की रफ्तार से, वो कितना 10 साल के लिए, ठीक है। कंपाउंडिंग में ले रहा हूँ 14% के हिसाब से, सॉरी मेरी फंबल हो गया जरा ठीक है। आपके 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करेंगे तो कितना पैसा बनना है, करीब 24.92 बन रहा है समथिंग। मैं लिख देता हूँ जरा यहाँ पे 24.92 लाख रुपीज़ 10 साल के अंदर। 10,000 रुपये हर महीना कर रहे हैं तब, ठीक है ना। और अगर 2,000 रुपये महीना कर रहे हैं 30 के लिए तो कितना बनता है देखते हैं जरा, 2,000 रुपये हर महीना। आपको टाइमिंग का एग्जांपल सिखाना बहुत जरूरी है। 30 साल तक, 30 साल 30 ईयर्स, अरे 31 हो गया, 91.99 लाख। अब सोचिए आप टाइमिंग का क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हैं एक छोटा अमाउंट, तब भी आपकी कैपिटल 91 यानी कि लाखों में पहुंच सकती है, और जब बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं छोटे समय के लिए तो आपके पास कैपिटल कम बनती है। यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपका जितना लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे लगातार कंटिन्यूअस, तो आप एक बहुत अच्छी कैपिटल बना सकते हैं अपने जीवन के अंदर। ये आपको मैं समझाना चाह रहा था टाइमिंग के लिए। तो टाइमिंग में आप समझ गए ना क्या होता है, आपको डिसिप्लिन प्लस टाइम। डिसिप्लिन इसलिए कि आपको लगातार इन्वेस्टमेंट करना है, अपनी SIP को रोकना नहीं है। टाइम लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप SIP में विनर हो जाएंगे। लमसम करते हैं तो आपको टाइमिंग देखना पड़ेगा कि हमें कब इन्वेस्ट करना है, जब मौका आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे, लमसम करेंगे, प्लस पेशेंस। पैसा इन्वेस्ट कर दिया, पेशेंस रखिए, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल पैसा अच्छा ग्रो करेगा आपका। अमाउंट छोटा हो सकता है लेकिन कंसिस्टेंसी से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कंसिस्टेंट तरीके से, अमाउंट छोटा है लेकिन कंसिस्टेंट तरीके से इन्वेस्ट किया है तो पैसा देखिए कितना अच्छा हो गया है, ठीक है ना। टैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दो प्रकार के टैक्स लगते हैं हमारे म्यूचुअल फंड के अंदर। यदि आप 1 साल से पहले ही पैसा निकालते हो तो जो भी आपने कमाया है, गेन किया है, उस पर आपका 20% का टैक्स लग जाता है। और अगर आपने 1 साल के बाद में पैसा निकाला है, ठीक है, और जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से 1.25 लाख रुपीज़ घटाए जाते हैं, फिर बचे हुए अमाउंट पर 12.5% का टैक्स लगता है, ठीक है ना। तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से टैक्स का एक ओवरव्यू मिल गया आपको। हालांकि टैक्स को कैसे बचाते हैं, टैक्स हम जीरो कैसे पे करें, इसके लिए अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होती है, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके मन के अंदर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।